नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ग्रांटिंग लीगल स्टेटस टू दी नेचुरल एंटिटीज़, जैसे कि हमारी नदियाँ, फ्लोरा, फौना, इन सभी को लीगल एंटिटीज़ घोषित करने से क्या हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। क्यों इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं, आइए जानते हैं न्यूज़ आर्टिकल। तो वाई कंट्रीज़ लाइक बोलीविया एंड न्यूजीलैंड हैव अवॉर्डेड लीगल राइट्स टू नॉन ह्यूमन्स। यहाँ पर नॉन ह्यूमन से मतलब है जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, द फ्लोरा एंड फौना, इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। न्यूज़ देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि देखिए, हम जानते हैं कि फ़िलहाल वी ऑल आर स्ट्रगलिंग विद द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस, आई वुड से। इसको टैकल करने के लिए अलग अलग देशों ने अलग अलग प्रयास किए हैं, जिसमें से एक स्टेप जो देखने को मिल रहा है अधिकतर देशों के द्वारा, वो ये है कि जितने भी नेचुरल हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो भी प्राकृतिक एंटिटीज़ हैं, फ्लोरा, फौना, द रिवर्स एट्सेट्रा, उनको अगर हम लीगल राइट्स प्रोवाइड कर दें तो क्या हम उनको बचा सकते हैं इस क्लाइमेट चेंज के जो भी आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उससे? क्या हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं? एक कंसल्टेंसी ग्रुप है जिग्सॉ फोरसाइट एंड द लॉ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। इसने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की अगस्त 2022 में, जिसका टाइटल है लॉ इन इमर्जिंग बायो एज। जो आने वाली जो एज है उसमें जो कानून है उसका क्या महत्व होगा। उसने प्रपोज किया है कि लीगल राइट्स अगर ग्रांट की जाएं, कानूनी अधिकार अगर दिया जाए प्लांट्स को, एनिमल्स को, नॉन लिविंग एंटिटीज़ को, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो जाएगा टू बिल्ड मीनिंगफुल ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। जो प्रकृति के साथ हमारा संबंध है उसको और ज़्यादा एक तरह से मीनिंग देने के लिए, उसको बचाने के लिए प्रयासरत हो सकता है इन दी कमिंग फ्यूचर, ऐसा इस रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है। एक्सपर्ट हैव सेड चेंजेस इन लीगल फ्रेमवर्क कुड हेल्प। और अगर इस तरह के लीगल स्टेटस दे दिए जाएं इन एंटिटीज़ को, तो ये कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगा पर्यावरण को बचाने में, संरक्षित करने में। यहाँ पर रिपोर्ट का जो फोकस है वो रैपिड डेवलपमेंट में है इन बायोटेक्नोलॉजी। जो बायोटेक है उसमें जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसको लेकर है। और ये भी है कि जो आवश्यकता है वो ये है कि हमें समझना होगा एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस को। जो एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं ह्यूमैनिटी के, हमारे पर्यावरण के साथ जो हमारा रिलेशन है उसमें कितना ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, इसको संज्ञान में लेना अपनी प्रकृति को बचाने के लिए। यही मुख्य रूप से इस रिपोर्ट का उद्देश्य है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। चलिए, सबसे पहले बायो एज समझना ज़रूरी है। हमने बात की बायो एज की, इन दी कमिंग लॉ इन दी कमिंग बायो एज। बायो एज क्या है? तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, अभी जो इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है बायोटेक्नोलॉजी का ह्यूमन लाइफ के साथ, फिलहाल जो बेसिकली डिजिटल इंफॉर्मेशन एज है ना, उसकी जगह बायो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है। ये एक तरह से शुरुआत है, एक तरह से ये बदलाव ला रही है या फिर ये ला रही है बायो एज को, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित एज। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ साइंसेज विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ GMOs, मतलब इंटीग्रेट किया जाए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाइफ साइंसेस के साथ, जिसमें कि प्रोड्यूस किए जाएं GMOs, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इंजीनियरिंग ऑफ जीन्स टू एनहांस डिजीज़ रेजिस्टेंस, कुछ ऐसे जीन्स प्रोड्यूस किए जाएं जिससे डिजीज़ रेजिस्टेंस को एनहांस किया जा सके, बढ़ाया जा सके, डिजीज़ कम फैले, रेजिस्टेंस डेवलप की जा सके, जीन एडिटिंग पर फोकस किया जा सके और इस तरह की चीज़ें की जा सके बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इन द लाइफ साइंसेज। दिस इंडिकेट दैट बायोटेक्नोलॉजी इज मोस्ट लाइकली टू प्रिवेड आवर लाइफ्स इन फ्यूचर। आने वाले समय में बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है इन लाइफ्स टू कम। लाइफ्स, द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड द एनवायरनमेंट ऑल्सो, तो ये आपस में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाला है हमें आने वाले भविष्य में। इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो डिजिटल इन्फॉर्मेशन एज कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। जो प्रेजेंट एज चल रही है ना, उसमें कहीं ना कहीं वो एक बैक सीट पर आएगी, उसमें रिडक्शन देखा जाएगा। एंड दिस एरा, ये जो नया एरा आने वाला है बायोटेक्नोलॉजी
एरा या बायो एज जो एरा है, यहाँ पर इट विल रिक्वायर लीगल इंटरवेंशन, और यहाँ पर लीगल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि जो भी रिसर्चर्स हैं, जो इस तरह की रिसर्चेज में इन्वॉल्व हैं, जो इस तरह की रिसर्च डेवलपमेंट का हिस्सा हैं, उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सके अगर उनके किसी काम से पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो। मुख्य रूप से यही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे जैसे जो प्रेजेंट आईटी एज है, डिजिटल एज है, उससे अगर बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, बायो एज की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर इस एरा में लीगल इंटरवेंशन भी ज़रूरत की भी आवश्यकता होगी। और वो लीगल इंटरवेंशन कैसा होगा कि कोई भी रिसर्च डेवलपमेंट आप कर रहे हैं उसके लिए आपको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा अगर आपका वो रिसर्च, आपका वो काम पर्यावरण को किसी प्रकार से भी क्षति पहुंचाता है तो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है जब हम इस लीगल इंटरवेंशन की बात करते हैं, तो यहीं पर वो क्वेश्चन आता है जहाँ पर हम नेचर, क्योंकि पर्यावरण के साथ है ना ह्यूमन विद द एनवायरमेंट, बायो लाइफ साइंसेज विद द एनवायरमेंट, जो भी रिएक्शंस, जो भी आने वाले समय में जो भी रिलेशनशिप होगा उसमें, यहाँ पर नेचर को एक ज्यूरिस्टिक पर्सन की तरह देखना ज़रूरी है। मतलब एक एंटिटी की तरह रिकॉग्नाइज करना आवश्यक हो जाएगा इस कानून में, एक पर्सन की तरह इन लॉ which otherwise is not, जो अभी फिलहाल नहीं है। As the Law Society report argues, granting legal rights and protection, यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है उसमें जो लॉ सोसाइटी है उसने ये भी आर्ग्यू किया है कि भाई अगर लीगल राइट्स और प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएंगी तो टू द नॉन ह्यूमन सिस्टम्स जैसे फ्लोरा, फौना, रिवर्स, इकोसिस्टम एंड लैंडस्केप्स, इससे कहीं ना कहीं ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, वो इम्प्रूव हो सकता है, और कहीं ना कहीं एथिकल कंडक्ट भी देखने को मिलेगा प्रैक्टिकली। जब हम नेचर को एक एंटिटी की तरह ट्रीट करना शुरू करेंगे तो वी विल नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हार्मिंग द एनवायरनमेंट। वहाँ पर जैसे किसी व्यक्ति को हम अगर लेट्स से किसी का मर्डर होता है तो पनिशमेंट इज़ डेथ पेनल्टी, तो अगर हम एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें पता है एनवायरनमेंट ट्रीटेड एज लीगल एंटिटी, एक एंटिटी की तरह, एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा, देयर विल बी सीरियस पनिशमेंट्स इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पर यही इनका कहना है कि आने वाले भविष्य में यही एक कारगर तरीका होगा जहाँ पे हम इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं और एथिकल कंडक्ट को एक्चुअली प्रैक्टिकली ला सकते हैं इन द फील्ड्स। इस समय पे जहाँ पे हम क्लाइमेट चेंज को बैटल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, कुछ देश हैं जैसे इक्वाडोर, बोलीविया, न्यूजीलैंड, उन्होंने सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है इस डायरेक्शन में टू ब्रिंग इन लॉज इन टू द नेचुरल वर्ल्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। बहुत सारे कारणों से यहाँ पे इन राष्ट्रों ने इस और कदम बढ़ाने शुरू भी कर दिए हैं जहाँ पर नेचुरल जो एंटिटीज़ हैं उनको लीगल राइट्स देने की तरफ ये अग्रसर हुए हैं। अगर हम इक्वाडोर की बात करें, जैसे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ ने 2008 में ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रूव किया और कहा कि जो भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर आइलैंड्स हैं, रिवर्स हैं, हवा, सबके लीगल राइट्स हैं टू एग्जिट, फ्लरिश एंड इवॉल्व। इनकी राइट्स हैं कि वो एग्जिस्ट करें, फ्लरिश करें, इवॉल्व करें, इनकी ये लीगल राइट्स हैं। ऐसा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रूव किया। कंट्री के जो भी कोर्ट्स हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं द राइट्स ऑफ पाकामामा विच इज़ और नेचर, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, टू मेंटेन एंड रीजेनरेटेड साइकिल। मतलब उसके पास अधिकार है एज अ व्यक्ति, एज अ पर्सन, एज अ एक ह्यूमन बीइंग की तरह कि वो मेंटेन करे और रीजनरेट करे अपनी साइकिल्स को, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कार्बन साइकिल एक्सेट्रा, अपने स्ट्रक्चर को, फंक्शंस को एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस को, एज इट इज़ हाईलाइटेड बाय आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इक्वाडोर। तो यहाँ पर इक्वाडोर ऑलरेडी 2008 में ऐसा कर चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 71 में हाईलाइट भी कर दिया है कि उनके ये राइट्स हैं, नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसको राइट्स दे दी गई हैं। 2022 में इक्वाडोर ऐसा पहला राष्ट्र बना, ऐसी पहली कंट्री बना जिसने लीगल राइट्स प्रोवाइड की इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल्स को भी, केवल फ्लोरा फौना इन जनरल नहीं, इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल्स को भी राइट्स प्रोवाइड की गई। यहाँ पर जो जजमेंट था उसमें कहा गया कि वाइल्ड स्पीशीज़, जो भी वाइल्ड स्पीशीज़ हैं या उनके जो भी इंडिविजुअल्स हैं, उनके पास भी राइट है कि उनको हंट ना किया जाए, उनका शिकार ना किया जाए, उनको फिश ना किया जाए, कैप्चर ना किया जाए, कलेक्ट, एक्सट्रैक्टेड, केप्ट, रिटेन, ट्रैफिक्ड, मार्केटेड और एक्सचेंज। मतलब ये सारी चीज़ें ऐसा करने से उनको प्रोहिबिटेड कर दिया गया ऐसा करने।
उनके पास राइट है कि उनको ऐसा सब ना किया जाए, पकड़ा ना जाए, मारा ना जाए, हंट ना किया जाए, रिटेन ना किया जाए, ट्रैफिकिंग ना हो, एट्सेट्रा, ऐसा जजमेंट में कहा गया। तो इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल्स को भी यहाँ पर लीगल राइट्स दे दी गई हैं इक्वाडोर में। अगर बोलीविया की बात करें तो यहाँ पर भी सभी जो नेचर हैं, जो भी नेचर की चीज़ें हैं, उनको राइट्स हैं इक्वल टू दैट ऑफ ह्यूमंस। 2011 में इस्टेब्लिश कर दिया गया। बोलीविया में भी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया लॉ ऑफ राइट्स ऑफ मदर अर्थ। इस तरह से कानून आया लॉ ऑफ राइट्स ऑफ मदर अर्थ, जिसमें कहा गया, जिसमें रीडिफाइन किया गया मदर अर्थ को एक इनडिविजिबल कम्युनिटी, एक इनडिविजिबल कम्युनिटी की तरह, जो कि जिसमें सभी लिविंग सिस्टम्स आ जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, जो कि इंटर रिलेटेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के सर्वाइवल में मदद करते हैं और एक कॉमन डेस्टिनी शेयर करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एनवायरनमेंट को बोलीविया ने भी क्या दे दी, राइट्स दे दी विच आर इक्वल टू द ह्यूमंस 2011 में। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है राइट टू लाइफ एंड टू एग्जिस्ट, लाइफ और एग्जिस्ट की राइट दे दी, अधिकार दे दिया राइट टू कंटिन्यू वाइटल साइकिल्स एंड प्रोसेसेस फ्री फ्रॉम ह्यूमन ऑल्टरेशंस। उनके पास ये अधिकार है कि हम एज ह्यूमन बींग्स, हम उनके जो लाइफ साइकिल्स हैं, जो अलग अलग साइकिल्स होती हैं, उनको डिसरप्ट ना करें। तो बेसिकली हम एनवायरनमेंट को अब हानि नहीं पहुंचा सकते अकॉर्डिंग टू दीज लॉज, बिकॉज दे हैव दीज राइट्स। द एनवायरनमेंट, द नेचुरल एंटिटीज आर गिवन दीज राइट्स नाउ। द राइट टू प्योर वाटर एंड क्लीन एयर, द राइट टू बैलेंस, द राइट टू पोल्यूशन फ्री लिविंग, ये सभी के लिए यहाँ पर दे दी गई हैं राइट्स। नाउ न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूँ तो न्यूजीलैंड में वांगानुई रिवर, अब अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आई एम रियली सॉरी गाइज, ये पहली है इन दी वर्ल्ड टू बी गिवन लीगल स्टेटस। ये पहला है, विश्व की पहली नदी है जिसको लीगल स्टेटस दिया है। इसके कुछ दिन बाद ही भारत में भी गंगा नदी को लीगल स्टेटस दिया गया था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ऑर्डर को स्टे कर दिया, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो दी माओरी पीपल, माओरी लोग जो हैं वहाँ के, वो लगभग 160 सालों से लड़ाई लड़ रहे थे कि इस रिवर को रिकॉग्नाइज किया जाए एज लिविंग एंटिटी। देखिए ऑब्वियस सी बात है ना, जो जीवित व्यक्ति है उसकी जान की वैल्यू बहुत ज़्यादा मानी जाती है कानूनी तौर पर। तो अगर किसी रिवर को लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया जाएगा तो उसको बचाने के लिए और ज़्यादा सख्त प्रयास किए जाएंगे। तो इस वजह से ये लोग लड़ रहे हैं, बिकॉज रिवर्स आर डाइंग अक्रॉस दी ग्लोब। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने 15 मार्च 2017 को पास कर दिया वेंगानुई रिवर क्लेम सेटलमेंट बिल, जिसमें लीगल पर्सनहुड प्रोवाइड किया गया, ग्रांट किया गया इस रिवर को और इसकी सराउंडिंग इकोसिस्टम को इन द नॉर्थ आइलैंड। ठीक है, ऐसा किया गया है यहाँ पर। इसी के साथ साथ अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में स्थिति क्या है, भारत में हमारा संविधान का आर्टिकल 51G विच इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल, ये कहता है कि ये हमारी मौलिक कर्तव्य है हर नागरिक का कि वो अपने पर्यावरण को, अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें और जो भी नेचुरल हमारी जो भी फ्लोरा फौना है उनके साथ कंपैशन होना चाहिए फॉर ऑल लिविंग क्रीचर्स। कंपैशन मतलब उनके साथ एक भावनात्मक संबंध होना चाहिए हमारा। यहाँ पर इस तरह की ड्यूटीज़, ये अलग बात है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे यहाँ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है, ये हम जानते हैं, लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 15 मार्च को न्यूजीलैंड में हुआ, 20 मार्च को भारत में रिवर गंगा एंड इट्स लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना, दे वर गिवन द लीगल राइट्स टू बी प्रोटेक्टेड। उनको लीगल एंटिटी की तरह रिकॉग्नाइज किया गया और कहा गया उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। देवर, अब इसमें ऑब्वियसली अगर वो लीगल एंटिटीज़, उनको रिप्रेजेंटेशन भी होगा, कोई उनके लिए केस भी आएगा, तो ऐसे में उत्तराखंड के जो चीफ सेक्रेटरी थे वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, एडवोकेट जनरल एंड द चीफ ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये गवर्नमेंट बॉडी की तरह होगी जो ओवरसी करती है कंजर्वेशन ऑफ रिवर गंगा। तो ये केस लड़ सकती हैं गंगा रिवर के लिए ये बॉडी। ठीक है, तो इस तरह से लीगल एंटिटी यहाँ पर घोषित कर दिया गया। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि दोनों ही रिवर्स हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा सेक्रेड माने जाती हैं और ये सबसे ज़्यादा पल्यूटेड नदियों में से भी हैं, आयरनी, जिसके बाद इन्हें बचाने के लिए ऐसा स्टेप लेने की आवश्यकता पड़ी। नाउ क्या ये लीगल राइट्स प्रोवाइड करना मदद करेगा हमारे पर्यावरण को बचाने में? यहाँ पर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने कहा कि इस तरह के स्टेप्स काफ़ी नहीं हैं। आज की स्थिति जो है हमारी रिवर्स की, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट की, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए
ये स्टेप ठीक है, कदम बढ़ाने की कोशिश करें कि लीगल एंटिटी घोषित किया जाए, लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? ये सफिशिएंट नहीं होगा, इससे ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है, नंबर 1। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को स्टे कर दिया था अ फ्यू मंथ्स लेटर आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट रेज सेवरल लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़। जब स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ इसमें क्रिएट किए और कहा कि भाई ये सस्टेनेबल नहीं है, दिस इज़ अनसस्टेनेबल, तो ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट स्टे कर दिया गया था, हाई कोर्ट का जजमेंट जो था, ठीक है। वहीं अगर भारत में बात करें तो हमारे पास कुछ एक्ट्स हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं, जैसे WPA 1972 या फिर क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। लेकिन इन एक्ट्स में जो भी हमारे यहाँ एक्ट्स हैं जो पर्यावरण संरक्षण की बात करती हैं, जो प्रोटेक्शन की बात करती हैं वाइल्ड लाइफ को, वो कहीं पर भी वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड एनिमल्स को, स्पीशीज़ को या एनवायरनमेंट को नेचुरल एंटिटी की तरह घोषित नहीं करती हैं। ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की बात तो है, लेकिन उनको एज नेचुरल एंटिटी ट्रीट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ठीक है, कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है कि कंपटीशन से कोऑपरेशन की तरफ जाएं हम, ह्यूमन बीइंग्स और लिविंग सिस्टम जो इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है हमारा, फ्यूचर सर्वाइवल के लिए, लेकिन अभी भी ये कैसे होगा और हम इसके लिए कैसे तैयार होंगे, ये अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये फीजिबल है ऐसा करना और क्या ये कारगर हो सकता है भविष्य में अगर ऐसा स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में संबंध में बात करें तो भारत में क्या ऐसा करना फीजिबल होगा, क्या वो सस्टेनेबल होगा? आपका क्या कहना है इसमें, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं कि क्या ये कारगर हो सकता है बायो एज की तरफ जैसे हम बढ़ रहे हैं उसके लिए? सो गाइज, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। ये आप किसी भी सब्सक्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं कोड मेरा टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। यहाँ पर एक स्पेशल सरप्राइज़ आपके लिए 9 महीने का प्लस GS सब्सक्रिप्शन आया है, 24 अक्टूबर तक आप इसको अवेल कर सकते हैं दिस प्राइस। द कोड दैट यू हैव टू यूज़ इज़ NDLive10 दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं आपको। वहीं CSAT की अगर मैं बात करूँ तो बैचेस नवंबर में शुरू होने वाले हैं 2023 के लिए, अभी जाइए एनरोल कीजिए, 24 अक्टूबर तक ये भी आप अवेल कर सकते हैं ऑन माई कोड NDLive10। CSAT को मजबूत कीजिए। आप जानते हैं CSAT एक ब्लॉक की तरह आ जाता है आपके फाइनल सिलेक्शन में, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में। बैचेस 20 तारीख से शुरू हो रहे हैं, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। वहीं दूसरी तरफ कम्पीट इज़ नाउ लाइव, बैटल एंड नो वेयर यू स्टैंड। यहाँ पर आप एक तरह से कम्पीट कर सकते हैं अपने कंटेम्प्रेरीज के साथ, अपने साथ वालों के साथ, एंड देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं इन दी कॉम्पिटिशन अलॉन्ग विद दी प्राइजेज दैट यू कैन विन। अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप 13 नवंबर को होने वाली है, अभी जाकर आपको एनरोल करना है। NDLive10 इज़ दी कोड दैट यू कैन यूज़। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों। आई होप आपको सेशन समझ में आया हो। न्यूजीलैंड, बोलीविया, इक्वाडोर, भारत में भी ऐसा करने का प्रयास किया गया है। क्या ये फीजिबल है? क्या इससे हम वाकई में क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट क्राइसिस जिससे हम जूझ रहे हैं उसको टैकल कर सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट notifications about our latest updates. That's it from my side. Thank you so much. God bless.